माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड पर आज हम DU MSc इंट्रेंस एग्जाम 2016 का लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। कंप्लीट मींस एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर M1 इक्वल टू 1032, कोई 2x2 मैट्रिक्स है। M2 इज इक्वल टू -1 2 3 2, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। M3 इज आल्सो इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स 3 -6 -3 -2 एंड M4 क्या है, जीरो मैट्रिक्स। M4 जीरो मैट्रिक्स है, कहाँ से, M2x2 ओवर R। दिस मीन्स ये किसका कलेक्शन है, ये कोई 2x2 मैट्रिक्स का कलेक्शन है जिसमें इंट्रीज कहाँ से है, रियल नंबर से, राइट। देन अपने को 4 सेट गिवन है, M2 M3 M4, M1 M2 M4, M1 M3 M4, M1 M2 M3, इनके बारे में पूछा है। क्या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, या क्या ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट पूछा है या डिपेंडेंट, ये जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट गिवन है या डिपेंडेंट, जल्दबाजी में इनमें कन्फ्यूजन चलता रहता है। हम जल्दबाजी में इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट समझ बैठते हैं, इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट समझ बैठते हैं। देखो पहला काम क्या, अपना क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो। अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तो यहाँ देखो क्या है, M4 जीरो मैट्रिक्स आ गया। दिस मीन्स इस कलेक्शन में जीरो एलिमेंट आ गया एक तरीके से। और हमें क्या पता है, जिस भी सेट में जीरो एलिमेंट होता है, एनी सेट कंटेनिंग जीरो इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अरे भाई अगर ये सेट बन गया हमारा M1 M2, ये कोई भी बन गया जिसमें M4 आ गया, जिसमें M4 आ गया मीन्स जीरो एलिमेंट आ गया, वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, राइट। अब देखो किस केस में M4 है, उसको वो लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए। इसमें M4 है, M4 जीरो एलिमेंट है। दिस मीन्स ये क्या होना चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्या बता रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। झूठा बोल रहा है तो इसको भगा दिया। इसमें भी M4 आ रहा है, M1 M2 M4। दिस मीन्स ये क्या होना चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट, जबकि बता क्या रहा है, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। M1 M3 M4, अब देखो M4 क्या है, जीरो है, तो एनी सेट कंटेनिंग जीरो इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, जबकि ये क्या बता रहा है, इंडिपेंडेंट। इसको भी भगा दो तो ये वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा, राइट। M1 M2 M3 इज लीनियरली डिपेंडेंट वाला, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी ड्रावने क्वेश्चन आते हैं, देखो देखने में कितना बड़ा लग रहा था। M1 M2 M3 M4 गिवन था 2x2 मैट्रिक्स सेज का, और हमने मैट्रिक्स सेज के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में प्रैक्टिस भी नहीं की थी। इसका मतलब हमको क्या लगा, अरे बहुत भयंकर हो सकता है क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2017 में भी आया था, वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, नल स्पेस ऑफ टी पूछा था, सिंपल सा था। इसी प्रकार ये भी देखो, देखने में बहुत भयंकर विशाल लग रहा है, लेकिन आंसर छोटा सा है, 30 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे। देखा M4 है M4 है M4 है, और M4 क्या है, जीरो एलिमेंट। ये सभी क्या होना चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट, जबकि ये क्या बता रहा है, इंडिपेंडेंट। सबको भगा दिया, जो बचा वो ट्रू ऑटोमेटिक हो गया। अगर आपको पूछ ले यहाँ, अगर सी पार्ट का क्वेश्चन होता है, जैसे HCU में आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आता है, उसमें मोर देन वन करेक्टर में आता है। अगर आपको पूछ ले देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर, तो क्या होगा, देखो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ABC, राइट, ठीक है। तो जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं या मोर देन वन करेक्ट, जैसे नेट सी पार्ट में आते हैं, तो उसमें इस टाइप के पूछ सकते हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर, तो आप इस टाइप से लगा सकते हो। लेकिन हमें DU में BHU में इनमें सिंगल करेक्ट वाला आता है, तो इसमें इस अपने वाले ट्रिक से आसानी से हो जाता है, डिस्कार्ड मेथड से, राइट। इसका विशेष ध्यान रखें, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको स्किप ना करें, वो देखने में जरूर बड़े लगते हैं, एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ढंग से पढ़ लिया, तो ऑप्शन ढंग से पढ़ लिए, ऑप्शन ढंग से पढ़ लिए, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया, तो आपको इतना तो पता लग गया M4 जीरो है और ये तीनों में आ रहा है, तो इससे आपका क्वेश्चन इजी बन जाता है, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A इक्वल टू 1 1 1 0, कोई 2x2 मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू अल्फा M1 प्लस बीटा M2 प्लस गामा N3 वेयर M1 M2 M3 इक्वल टू दिस। देन ये पूछा है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी। चलो ये देखते हैं क्या किया इसने, ए को M1 M2 M3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया है, तो जो कोफिशिएंट आएंगे उनके बारे में अपने को पूछा है, राइट। तो चलो सीधा देखो यहाँ से, इसका फर्स्ट कंपोनेंट देखो, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 1 है। 1 क्या आएगा, अल्फा इंटू फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ M1 क्या है, M1 बोले तो
1 0 0 1, तो देखो अल्फा 1 तो अल्फा आ गया, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इंटू बीटा 0, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इंटू गामा तो 1 1 इंटू गामा प्लस 0 प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा बराबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो जिस चीज़ ऑप्शन में अल्फा प्लस गामा बराबर 1 नहीं है उसको भगा दो। यहाँ देखो अल्फा बराबर -1 गामा बराबर 2 1 आ रहा है, इसको छोड़ दो। अल्फा बराबर -1 गामा बराबर 2 1 आ रहा है, इसको भी छोड़ दो। अल्फा बराबर 1 गामा बराबर 2 1 और 2 3, लेकिन अल्फा और गामा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, इसको भगा दो। अल्फा बराबर बीटा बराबर 1 गामा बराबर 2, तो अल्फा प्लस गामा बराबर 3 आना कितना चाहिए 1 आना चाहिए, इसको भी भगा दो। जो भी होगा इनमें से होगा, अगर लास्ट में टाइम नहीं मिले तो अगर तुक्का भी लगाओ तो 50% तो गेम अपने पाले में रहेगा, राइट। अब देखो, अब सेकंड कंपोनेंट ले लो, दिस इक्वल टू अल्फा इंटू m1 का सेकंड कंपोनेंट ये वाला a12 वाला 0, अल्फा नहीं आएगा इसमें, प्लस बीटा m2 तो ये वाला बीटा इंटू दिस बीटा, प्लस m3 में गामा इंटू 1 गामा, बीटा प्लस गामा भी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, बीटा प्लस गामा भी 1 आना चाहिए। इसमें देखो बीटा प्लस गामा किया कितना आया 3 आया, इसमें किया 1 आया, तो कौन सा आएगा, इसको भगा दो, ये वाला हो जाएगा। अगर आप वैसे निकालने बैठोगे अल्फा इंटू बीटा इंटू दिस, पहले इसको लिखोगे ऐसे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा, ऐसे कुछ लिखोगे, अगर पूरा लिखोगे सिस्टमेटिक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप ऐसा ना करें, जो भी है ऑप्शन डिस्कार्ड करने पर ध्यान दें। जब ऑप्शन डिस्कार्ड करने पर ध्यान दोगे तो आपको सॉल्यूशन देखो पूरा निकालना नहीं पड़ा, हमने केवल फर्स्ट और सेकंड इसके भी निकाल लिए, a11 का निकाल लिया और a12 के कोफिशिएंट को चेक कर लिया और इसी से अपना क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब अपने को a21 और a22 इसके कोफिशिएंट को चेक नहीं करना पड़ा और अपना काम पहले ही हो गया, तो टाइम बच गया ना, आधा टाइम बच गया। तो आप वैसे मत निकालो जैसे आप अपने उसमें निकालते हैं ना MSc BSc उसमें एकेडमिक में निकालते हैं, वैसा मत निकालो। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक यूज करने का कोशिश करो कि कितना कम समय में अपन क्वेश्चन किस टाइप से कर सकते हैं, उस पर विशेष फोकस करो, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे लगा सकते हो। अब देखो नेक्स्ट, लेट W बी द सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस V इक्वल टू M n ओवर R, राइट। ऐसा क्वेश्चन हमने 17 वाले में डिस्कस किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर मिल जाएगा। कंसिस्टिंग ऑफ symmetric matrices, then W is not subspace of V, W is subspace and dimension equal to n into n minus 1 by 2, W is subspace and dimension equal to n plus 1 by 2, W is subspace and dimension equal to n square minus n, राइट। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा अपने को चेक करना होगा। तो देखो कैसे चेक करें। सबस्पेस के लिए तो मैं 2017 वाले में बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। 3 कंडीशन वेरीफाई करनी रहती है सब स्पेस के लिए। फर्स्ट कंडीशन, अगर W कोई वेक्टर स्पेस V का सेट है, V कोई फील्ड F पे है, तो पहले काम 0 उसका मेंबर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, A प्लस B मस्ट बिलोंग्स टू W फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू W। थर्ड क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अल्फा A बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड F A बिलोंग्स टू W। अगर कोई सब सेट किसी वेक्टर स्पेस का ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है, हम बोल सकते हैं वो क्या होगा, सब स्पेस होगा। अगर अपने को ऐसे 2 एलिमेंट मिल जाएं या ऐसा एक एलिमेंट मिल जाए जिसमें से ये तीनों कंडीशन फुलफिल ना करें, जैसे अपना मिल गया कुछ अल्फा A और B मिल गया जिसके लिए वो W के होंगे, लेकिन वो उनका सम क्या होगा, इसका मेंबर नहीं होगा, तो उसको हम सब स्पेस नहीं बोल सकते। इसमें देखो सेट किसका है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। 0 मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, 0 बिलोंग कर गया इसमें। सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज आल्सो सिमेट्रिक, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अल्फा A का ट्रांसपोज इक्वल टू अल्फा इंटू A ट्रांसपोज, राइट। तो ये क्या आएगा, अल्फा इंटू A क्या है, सिमेट्रिक है, A ट्रांसपोज इक्वल टू A, तो थर्ड कंडीशन भी फुलफिल कर गया, तो सब स्पेस तो होगा। ये तो झूठा बोल रहा है तो इसको भगा दिया। 2019 में क्या पूछा था, यही मैट्रिक्स गिवन था M n क्रॉस n का, इसके स्थान पे क्या गिवन था, सिमेट्रिक के स्थान पे
सिमेट्री के स्थान पे गिवन था A11 प्लस A22 प्लस सो ऑन ANN इक्वल टू 0। ये डायगोनल एंट्रीज या ट्रेस ऑफ ए अपने को 0 गिवन था, तो उसमें भी ऐसा कुछ केस था। ये भी सेम ऑप्शन थे, सभी ऑप्शन सेम थे। सेकंड देखो, W इज सब स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू दिस। मतलब सब स्पेस तो अपना हो गया, अब चेक करनी है इसकी डायमेंशन। डायमेंशन सिमेट्री के लिए और इसकी सिमेट्री के लिए मैं 3-4 दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। अगर आपको केवल फॉर्मूला चाहिए तो देख लो, सिमेट्री की डायमेंशन होती है n-1/2। इसकी सॉरी हाँ, ये होती है इसकी सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए होती है n+1/2। ये किसके लिए? सिमेट्री के लिए। ये प्रूवन है। अगर आप इससे देखना चाहो तो क्या होगा, n+1/2 अपना सिमेट्री के लिए हो गया, राइट, डायमेंशन इसकी। अगर इसकी सिमेट्री का आता तो अपना सेकंड वाला हो जाता। अब ये कैसे निकालते हैं वो भी देख लो, कैसे निकालते हैं वो भी चेक कर लो। मैंने क्या बोला था आपको, पहले सिमेट्री के लिए देखो, ANN ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जो एंट्रीज यहाँ है वही एंट्री सेम यहाँ आएगी, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ अननोन है कि इस मैट्रिक्स में अननोन वेरिएबल कितने हैं, अब देखो कितने हैं, जो यहाँ है वो तो यहाँ है, इसका मतलब इनको 2 बार काउंट करने की तो जरूरत नहीं है, एक बार करने पर काम हो जाएगा। देखो इस रो में कितना एलिमेंट अननोन 1, क्योंकि बाकी सब ये आएंगे तो इसमें काउंट कर लेंगे हम, तो इसको दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें कितने आएंगे 1, और ये वाला AN-1 AN-1 2, इसमें 3, इसमें 4, कहाँ तक, इसमें कितने हैं n। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने हैं 1 + 2 + n, और नंबर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n+1/2। ये तो किसके लिए हो गया, सिमेट्री के लिए हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी सिमेट्री की बात आए तो क्या होगा, इसकी सिमेट्री की बात आए तो अपनी ये डायगोनल एंट्रीज पूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी सिमेट्री में ये सभी 0 हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, ये वाली एंट्रीज इनका माइनस होगी, ये वाली एंट्रीज है इसका माइनस हो जाएगी, तो दिस इंटू माइनस लगा देंगे हम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एलिमेंट ज्ञात हो जाएंगे, तो माइनस लगाने पर ये भी ज्ञात हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हुए, डायगोनल एंट्री तो सभी 0 है, ये तो हमको पता ही है, ये सभी पता है। अगर ये पता है ना, ये इधर वाला, तो ये वाला ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये लास्ट एंट्री 0 है, तो जो एनवी अपनी रो थी उसमें कितने एलिमेंट अननोन है, 0। n-1 भी रो, इसमें 1 ये वाला, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, कहाँ तक जाएगा n-1 तक, n तक नहीं जाएगा, ध्यान रखना। देखो n रो से स्टार्ट हो रहा है तो कितना आएगा 1 2 3 n-1 तक, तो इसका सम कितना हुआ 0 + 0 को तो हटा दो, 1 + 2 + n-1, इनका सम n के स्थान पे n-1 ले लो, तो n × n+1, तो n-1 × n-1 + 1/2, तो ये तो कैंसिल हो गया n-1/2। तो अगर यहाँ आपको इसकी सिमेट्रिक पूछता, इसकी सिमेट्रिक, तो उसका क्या हो जाता, सब स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू n × n-1/2। और क्या पूछ सकता है, यहाँ देखो n² - n है, ये कब होता वो भी तो बता देता हूँ। अगर अपना कोई n × n मैट्रिक्स है, अगर अपना कोई n × n मैट्रिक्स है, ये देखो ए कोई अपना IJ n × n मैट्रिक्स है, इसको भूल जाओ एक बार, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, ठीक है। और साथ में क्या गिवन है, यस स्पेस ऑफ n × n मैट्रिक्सेस सच दैट A11 = A22 = ANN = 0। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हुए इसमें, n² होते हैं, और n² में से कितने घटा दिए हमने 1 2 3 4 n, जो डायगोनल एंट्रीज थी उसको पूरी को 0 कर दिया हमने, ठीक है। तो कितने एलिमेंट कम हो गए, n एलिमेंट कम हो गए ना, क्यों n तो हमें पता है ये तो 0 है। नंबर ऑफ अननोन कितने में n² - n, तो उस केस में ये हो जाएगा। और क्या पूछ सकता है, A11 = A12 = A1n = 0, मीन्स फर्स्ट रो है या कोई भी रो, एक रो पूरी 0 दे दी, एक रो अपने को 0 दे दी, या कोई फिक्स नंबर दे दिया, जरूर नहीं 0 दे, फिक्स नंबर भी दे सकता है। इसका मतलब पूरी रो के एलिमेंट याद हो गए, तो जितने एलिमेंट थे उसमें से एक रो के एलिमेंट घटा दो, तो n² टोटल वेरिएबल होते हैं, अननोन वेरिएबल अननोन, उसमें से n घटा दिए तो क्या आएगा
एन स्क्वायर माइनस एन। तो इसका विशेष ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। चाहे नेट की बात करो, चाहे अपने एमएससी एंट्रेंस की बात करो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमाग का ढक्कन खोल के बैठ जाइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस होंगे, राइट। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बी इक्वल टू v1 v2 v3 be a basis of R3। सपोज दैट t ऑफ v1 जो बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट है इक्वल टू दिस, t ऑफ v2 इक्वल टू दिस एंड t ऑफ v3 इक्वल टू दिस, देन क्या w इक्वल टू दिस डजेंट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ t, क्या डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ t इक्वल टू 1, क्या डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ t इक्वल टू 2। ये देखो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, ये क्या होता है, रैंक होता है। अरे रैंक ही तो होता है, रैंक इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, ये क्या होता है, नलिटी, नलिटी। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना, ये रैंक बता रखा है, ये अपनी नलिटी बता रखी है किसकी, टी की। एंड रेंज ऑफ टी इज ए प्लेन इन R3। बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। चलो पहले रैंक और नलिटी की बात करते हैं, फिर आगे की आगे करेंगे। देखो टी ऑफ v1 इक्वल टू क्या है, 1 1 0 ट्रांसपोज। अब देखो एक बेसिस तो ये है, एक हमने स्टैंडर्ड बेसिस मान लो, अपने बेसिस क्या होता है E1 E2 E3, जहाँ EI इक्वल टू क्या होता है, सॉरी E1 इक्वल टू 1 0 0, E2 इक्वल टू 0 1 0, E3 इक्वल टू 0 0 1। तो क्या करेंगे, इसकी इमेज को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3। तो जो भी कोफिशिएंट आएंगे उनका हम पहला कॉलम बना लिया, क्या आया 1 1 0 1 1 0। टी ऑफ v2 ये क्या अपना 1 0 माइनस 1 की ट्रांसपोज है। इसको देखो E1 E2 E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे तो 1 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 माइनस 1 इंटू E3 लिख सकते हैं वैसा। तो क्या आया 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1। फिर देखो टी ऑफ v3 ये कितना है 2 1 माइनस 1, ये ट्रांसपोज। ये देखो इसको ये ऐसा मान लो ताकि कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू E1 माइनस प्लस E2 माइनस E3 लिख सकते हैं ऐसा। जो भी कोफिशिएंट है उनका थर्ड कॉलम बना लिया, 2 1 माइनस 1। ये जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आया टी का, ये देखो कैसे आया, बी की इमेज को इसको बी डैश नाम दे दो, बी डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो ये मैट्रिक्स मिल गया अपने को। अब देखो इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक होगी वही टी की रैंक होगी, इसकी जो भी नलिटी होगी वो भी टी की नलिटी होगी। ये देखो क्या आएगा, यहाँ देखो ऑपरेशन लगाओ, R2 माइनस R1, इसमें से 1 घटाया तो 1 1 2 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1। फिर क्या करेंगे R3 को में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R2, दिस माइनस दिस, तो ये वाला 0 हो गया। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी मिली 1 2, रैंक कितनी है 2, लेकिन ये रैंक कितनी बता रहा है 1 बता रहा है। रैंक कितनी आई 2, नलिटी कितनी आई 1, नलिटी कितनी आई 1 आई। इसका मतलब ये अपनी नलिटी 2 बता रहा है, ये भी गलत हो गया। अब देखो अब क्या बता रहा है, अब इसको देख लो एक बार इसको देख लो, इसको मिटा दें। ये बोल रहा है कुछ ऐसा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये है ना इसका, इसको लिख लो, टी ऑफ एक्स इक्वल टू डब्ल्यू लिखो एक बार, तो क्या आएगा 1 1 2 1 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1। जो लिखते हैं ना आर्गुमेंट मैट्रिक्स, जैसे ए एक्स इक्वल टू बी का आर्गुमेंट मैट्रिक्स क्या होता है ए बी, राइट। तो देखो ऐसे हमने लिख लिया, ये आर्गुमेंट मैट्रिक्स लिख लिया इसका। ये देखो इसको 1 2 1, ठीक है। अब देखो
वही ऑपरेशन लगाया हमने, क्या लगाया देखो, दिस माइनस दिस, R2 माइनस R1, तो 1 1 2 1 0 -1 -1 1 0 -1 -1 1, क्या मिला हमारे को, क्या मिला, R3 माइनस R1 R2 किया, R3 में ऑपरेशन लगाया तो 0 0 0। रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए टी कितना आता 2 था। रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स टी डब्ल्यू ये भी कितना है 2 है, नॉन जीरो रो 2। और हमें क्या पता है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक में आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए, देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दिस मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये इसकी रेंज स्पेस में होना चाहिए, जो डब्ल्यू है ये इसकी रेंज स्पेस में होना चाहिए, राइट। लेकिन ये तो क्या बोल रहा है, नॉट बिलोंग्स टू रेंज स्पेस ऑफ टी, बोल रहा है रेंज में नहीं होगा। लेकिन हमें क्या देखने से क्या पता लग रहा है, ये इसकी रेंज में होगा, तो ये वाला भी डिस्कार्ड हो गया और ये वाला ऑटोमेटिक ट्रू हो गया। तो ट्रू कैसे हुआ वो भी बता देता हूँ। देखो जो भी अपना R3 में होगा, R3 में अगर वो R3 पूरा होता, दिस मीन्स रैंक ऑफ टी क्या होती 3 होती, रैंक ऑफ टी 3 होती तो क्या होता, जो भी रेंज इसका होता क्या होता, कंप्लीट R3 होता। अगर रैंक 3 होती तो ये रेंज क्या होता, कंप्लीट R3 होता। प्लेन की डायमेंशन कितनी होती है, देखो प्लेन की डायमेंशन, रैंक ऑफ टी मिल गई अपने को 2, दिस मीन्स डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ क्या है 2 है। डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस मतलब रैंक ऑफ टी 2 है। अब देखो क्या लाइन की इक्वेशन 2 होती है क्या, लाइन तो ये लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स, एक्स मिल गया तो y ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने हुए, एक ही तो हुआ, x मिल जाएगा तो y मिल जाएगा, y मिल गया तो x मिल जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। प्लेन lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p मान लो, R3 में ले रहे हैं। देखो y मिल गया, z मिल गया, y और z 2 मिल जाएंगे तो x अपना ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हुए 2, y और z, अगर y और z मिल गए तो x तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देन इसके डायमेंशन कितनी होगी 2, 1 वेरिएबल अननोन या 2 वेरिएबल 2 अननोन, कितने 2। तो रेंज ऑफ टी इज ए प्लेन इन R2, तो R3 में 2 डायमेंशन क्या होता है प्लेन, तो इसका डायमेंशन रेंज ऑफ टी इन ए प्लेन इज R3 राइट। रेंज ऑफ टी क्या होगा, एक प्लेन होगा R3 में। इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर डायमेंशन 1 आ जाती, सपोज करो रैंक 1 आ जाती और यहाँ क्या दिखता, रेंज 1 आती एन के प्रकार, और यहाँ अपने को 2 मिलता, यहाँ 2 मिलता, यहाँ 1 मिलता, रैंक कितनी आ जाती 1 आ जाती, सपोज कर लो एक बार। तो देखो यहाँ प्लेन तो नहीं हो सकता, क्यों, प्लेन की तो डायमेंशन कितनी होती है 2 होती है, और रैंक ऑफ टी क्या आ रही है भाई, यहाँ अगर 1 आ जाए तो तब की बात चल रही है। तो ये क्या होगा, रेंज ऑफ टी इज ए लाइन इन R2। अगर ऐसा नहीं देता और ऐसा देता तो भी ये सही होता। अगर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होती कि इसकी रैंक 1 आती और ये अपने को ऑप्शन चेंज मिलते, यहाँ लाइन आता, तो ये हो जाता है इसका, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस आयोटा बी कोमा सी प्लस आयोटा डी अपने को सेट गिवन है, इसमें 2 एलिमेंट है, कहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर से, इज ए बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर c ओवर r, देन इनमें से कौन सा ट्रू होगा। क्या दिया है, ये बेसिस है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सिंस a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी इज बेसिस है, ये बेसिस है, इसका मतलब ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो देखो अल्फा a प्लस आयोटा बी प्लस बीटा सी प्लस आयोटा डी इक्वल टू 0 है, तो इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर ये बेसिस है इसका मतलब Li भी होगा, बेसिस की Li तो नेसेसरी कंडीशन होती है, Li है, तो इसका मतलब अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 मिले तो इसके हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। ट्रिवियल मीन्स अल्फा बीटा इक्वल टू 0 0, ये अपने को इसके ट्रिवियल या 0 सॉल्यूशन मिलेंगे। अब देखो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, अल्फा बीटा ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी इज इक्वल टू 0 0,
ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ना दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। चलो अल्फा बीटा ए बी सी डी 1 आयोटा, ये क्या मिल गया अपने को 0 0 मिल गया, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये देखो ये क्या बन गया, एक तरीके से होमोजीनियस इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, होमोजीनियस इक्वेशन को क्या इस टाइप से बन गया, Ax = 0। तो होमोजीनियस इक्वेशन का या सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलता है, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन अपने को कब मिलेगा, जब कोई कंडीशन होती है, या तो ट्रिवियल मीन्स x = 0 यूनिक, ट्रिवियल एंड यूनिक मिलेगा, केवल ट्रिवियल ही मिलेगा। अगर यूनिक होगा तो केवल ट्रिवियल ही होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट। अगर ए का डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, अर्थात इसकी रैंक क्या हो, n हो, डिटरमिनेंट नॉन जीरो या इसकी रैंक n हो, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन वो क्या होगा 0। और इनफाइनाइट कब मिलेगा, जब रैंक ऑफ ए लेस देन n हो, वेयर n इज नंबर ऑफ कॉलम इन ए, या क्या हो डिटरमिनेंट ऑफ ए = 0 हो, इस केस में इनफाइनाइट। लेकिन अपना ये क्या है, Li है, दिस मीन्स इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन या अल्फा = बीटा = 0 मिलेगा। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलेगा, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलेगा का क्या कंडीशन होगी, इफ़ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी जो हमारा मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या हो 0 हो, यही तो, नहीं सॉरी नॉन जीरो। ट्रिवियल के लिए क्या है नॉन जीरो, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो मीन्स ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 कौन से में है, इस वाले में, डी वाले में, तो ये वाला हो जाएगा राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फिर भी हम गड़बड़ कर जाते हैं कि कैसे किया जाए इसको राइट। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, जो 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है वो पार्ट 2 में करा दूंगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो ऊपर बॉल चल रही है उसमें भी मिल जाएगा। जो आई बॉल है इस टाइप का सिंबल आता होगा देखो वीडियो के ऊपर आई बॉल का, उस पर भी आपको क्लिक करोगे तो वहाँ मिल जाएगा राइट। थैंक यू सो मच।